मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, एक न्यूज, बहुत बड़ी न्यूज, बहुत बड़े स्तर पर ट्रेंड कर रही है कि अतिशी मारलेना अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो वामपंथी विचारधारा है, जो नक्सली सोच है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग की जो सोच है, उस सोच के साथ में अरविंद केजरीवाल कितने बड़े सहभागी हैं वह भी उजागर हो चुका है। क्योंकि जो अतिशी मारलेना है, इनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो इनके पिताजी जो विजय सिंह हैं और इनकी माताजी तृप्ता वाही, ये दोनों ही आतंकवादियों की बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। 2001 में जब याकूब मेमन पर फांसी की सजा सुनाई, याकूब मेमन की फांसी की सजा रुक सके, उसकी दया याचिका पर विजय सिंह और तृप्ता वाही दोनों के हस्ताक्षर मौजूद थे। और साथ ही जो आतंकवादी अफजल गुरु था, जिसने संसद भवन पर हमले किए थे, उस आतंकवादी को क्षमा किया जा सके, उसकी फांसी की सजा रुक सके, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें तृप्ता वाही अध्यक्ष थी और विजय सिंह भी उस समिति के सदस्य थे, जो कि आतंकवादी अफजल गुरु की सजा रुकवाने के लिए, फांसी रुकवाने के लिए इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, यह वह उस समिति की लिस्ट है जो समिति अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए कार्य कर रही थी। इसमें आप तृप्ता वाही और विजय सिंह को देख सकते हैं। आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि एक आतंकवादी समर्थक अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बन चुका है। पहले केजरीवाल थे मुख्यमंत्री, वे भी इन आतंकवादियों के समर्थक ही थे, पर उनका खुला चेहरा लोगों के सामने नहीं था। पर अतिशी मारलेना का ये खुला चेहरा आतंकवादी समर्थक का आपके सामने है। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि ये तो माता पिता ने ऐसा किया, विजय सिंह ने किया, तृप्ता वाही ने किया, अतिशी मारलेना का क्या यहाँ पे मतलब है? वो तो उसने तो ऐसा किया नहीं। तो ये जो विजय सिंह ने जो कुछ किया, तृप्ता वाही ने जो कुछ किया, ये करवाया उनकी नक्सली सोच ने, उनकी वामपंथी सोच ने, उनकी ये मार्क्सवादी विचारधारा ने। ये नक्सली लोग, ये वामपंथी लोग हमेशा ही आतंकवादियों के समर्थन में खड़े रहे हैं। भारत के विभाजन में भी इनका एक बड़ा योगदान था। 1947 विरोधी गतिविधियां होती रहती हैं, जेएनयू में जो कुछ भी होता रहता है, उसमें भी इन वामपंथियों का बड़ा हाथ होता है। अतिशी मारलेना है तो ये भी एक वामपंथी विचारधारा की ही महिला हैं, अपनी माता पिता के भांति। इनकी कुछ पहचान होती है, वो पहचान मैं आपके सामने रख सकता हूं। ये है अतिशी मारलेना के पति, इनको आप देख सकते हैं, ये शादीशुदा हैं। और अब आप अतिशी मारलेना के चेहरे को ध्यान से देखिए। जितनी भी भारतीय महिलाएं होती हैं, उनकी भारतीयता की कुछ ना कुछ पहचान अपने आप ही जाहिर होने लगती है। उनकी मांग में सिंदूर होता है, उनके गले में मंगलसूत्र होता है, और उनके आप इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, फेसबुक पे जाके देखेंगे, तो वे कोई ना कोई भारतीय त्योहार को मनाती हुई नजर आएंगे। जैसे कि मुस्लिम महिलाएं होती हैं, उनकी भी कुछ अपनी पहचान होती है, बोरखा होता है, नकाब होता है, वो अपने त्योहार मनाती हैं, तो उससे पता चलने लगता है कि ये दीनी मोमना है, ये मजहबी खातून है। तो ऐसे उनकी पहचान जाहिर होती है। इसी प्रकार से जो भारतीय संस्कृति के मानने वाली महिलाएं होती हैं, उनकी भी पहनावे से, चाल चलन से उनकी भी पहचान जाहिर होती है। और जो वामपंथी होते हैं, इनकी भी पहचान इनके इसी प्रकार के हुलिये से जाहिर होती है कि वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। अगर आप इनके इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाके देखेंगे तो ये कोई भी भारतीय फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए इनकी कोई भी तस्वीर आप नहीं पाएंगे। तो ये सब इनकी पहचान है वामपंथी होने का
और देश की सत्ता यदि किसी देश के किसी राज्य की सत्ता भी किसी वामपंथी के हाथ में जा रही है या जा चुकी है तो ये शुभ संकेत नहीं है। आपने हाल ही में उदयनिधि स्टालिन का बयान देखा ही होगा कि सनातन को मलेरिया, कोरोना, डेंगू की तरह समाप्त कर देना चाहिए, ये रोग है, बीमारी है। ये वामपंथी विचारधारा है, यही वामपंथी होते हैं। और ये वामपंथी कितने अधिक खतरनाक हो सकते हैं शायद इसका आइडिया आप सभी को ना हो, पर इसका अवलोकन करने की आवश्यकता है। और अब आप ये भी समझ लीजिए कि हमारे देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी अब ऐसी नहीं है सत्ता में जो कि सनातन के हित के लिए कार्य कर रही हो, सनातन के हित की बात कर रही हो, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लाने की वकालत कर रही हो, जो घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए लड़ रही हो। कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो हमारे मंदिर मठों का जो आर्थिक शोषण हो रहा है उसको बचाने का प्रयास कर रही हो। कोई भी रूल करने वाली राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है। 1991 वॉरशिप एक्ट को, 1992 माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को और तमाम सारे ऐसे सनातन विरोधी कार्यों को समाप्त करने का प्रयास कर रही हो। तो इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो वक्फ बोर्ड अधिनियम के जो असीमित अधिकार हैं और जो उनका पोषण भारत सरकार करती है, राज्य सरकारें करती हैं, उसके खिलाफ काम कर रही हो। तो अब आपको नए विकल्प की आवश्यकता है। और मैंने वक्फ बोर्ड की बात कही तो इसे मैं कंप्लीट भी कर दूं कि वक्फ बोर्ड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लगातार ये अपने दायरे को बढ़ा रही है, अपनी संपत्तियों को बढ़ा रही है। और मोदी सरकार में पिछले 70 सालों में सबसे अधिक संपत्ति में वक्फ बोर्ड में इजाफा हुआ है। 75% संपत्ति वक्फ बोर्ड की बढ़ी है। 2009 से लेकर 2024 तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति 100% बढ़ी और 2014 से लेकर 2024 तक 75% बढ़ी। सबसे अधिक बढ़ोतरी इसी दौरान हुई है। 15 सालों में दोगुनी हो गई। 2009 में 4 लाख एकड़ उससे ज्यादा जमीन थी और 2024 आते आते 8,72,321 वक्फ की संपत्तियां यहां पर हो गई। अब और जो हम लोगों की मांगे हैं कि वक्फ बोर्ड एक मजहबी संस्था है और मुसलमानों के लिए कार्य करती है, अतः इसके खर्चे, वहां के पदाधिकारियों के खर्चे, उनकी तनख्वाह सरकार क्यों दे। वक्फ बोर्ड की संपत्ति 10 लाख एकड़ है, चाहे जितनी है या जो भी बढ़ जाए उसकी और बढ़ जाए, वो दूसरा विषय है। वो एक निजी संस्था के तौर पर कार्य करे जैसे तमाम सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। उसको तनख्वाह, वहां के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को तनख्वाह सरकार क्यों दे। वहां से आप कमाई तो कुछ नहीं करते हो, कमाई करते हो हिंदू मंदिरों से। वहां के महंतों को आप तनख्वाह नहीं देते हो, कमाई करते हो, वहां तनख्वाह नहीं देते हो। और जिन दरगाहों से, मस्जिदों से सरकार कमाई नहीं करती है, वहां वक्फ बोर्ड को आप तनख्वाह क्यों देते हो, उसको फंड मुहैया क्यों कराते हो। उसको फंड मुहैया सरकार ना करावे, वहां के पदाधिकारियों को सरकार तनख्वाह ना दे, वो भी एक साधारण संस्था के रूप में कार्य करे। जो भी केस है, मुकदमे हैं, दावेदारी है कि जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी है या किसकी है, इसकी विवेचना उसी प्रकार से हो जैसे कि आमतौर पे हमारी, आपकी या किसी भी संस्था द्वारा दावा की गई जमीन की विवेचना होती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट्स वगैरह में। उसी प्रकार से हो, बस इतना अमेंडमेंट आना था, ज्यादा इसमें कोई बवाल नहीं होना था। जितना प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, क्यूआर कोड, क्यूआर कोड, क्यूआर कोड, और जितना टीवी डिबेट चल रही है, बहुत लंबे लंबे, लगातार सुबह से लेकर शाम तक हर न्यूज चैनल पे टीवी डिबेट चल रही है, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये केवल आगामी चुनावों को जीतने का एक हथकंडा है बीजेपी का और कुछ भी नहीं है। अगर टीवी पे डिबेट हो रही है तो इसमें केवल 4 क्वेश्चन होने चाहिए। पहला ये, भाई वक्फ बोर्ड के किसी मौलाना को बुलाइए,
एंकर पूछे उससे कि भाई साहब जो अमेंडमेंट आया है उसके ये बिंदु हैं और इन बिंदुओं पे या किस बिंदु पर आपको क्या आपत्ति है, और उसका काउंटर करने के लिए एक आपका दूसरा वकील होना चाहिए। आपत्ति है तो क्या ये जायज आपत्ति है या नाजायज आपत्ति है, इतनी सी डिबेट केवल हो सकती है। अन्य कोई डिबेट इस पे होना कोई मतलब ही नहीं है। एक एक घंटे की डिबेट होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये केवल भारत की हिंदू जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, भारत की सनातनी जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और केवल ये चुनाव जीतने का एक मात्र हथियार है और कुछ भी नहीं। वास्तविक स्तर पर जो वर्क होने चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। बात आतिशी मार लेना पर शुरू हुई थी। वामपंथी विचारधारा एक खतरनाक विचारधारा है जो कि हमारे देश में बच्चों में पिरोई गई और स्कूलों द्वारा पिरोई गई, विद्यालयों द्वारा, कॉलेजेस द्वारा पिरोई गई। ये एक विदेशी विचारधारा है और भारत विरोधी विचारधारा है। भारत विरोधी नहीं, ये मानव विरोधी विचारधारा है, मानवता विरोधी विचारधारा है। अरविंद केजरीवाल ने पहले भी आतिशी मारलेना को लंबे समय तक एजुकेशन मिनिस्टर बनाकर रखा। एजुकेशन मिनिस्टर ही क्यों, कोई और डिपार्टमेंट क्यों नहीं? क्योंकि शिक्षा वह हथियार है जो पूरे समाज की दशा और दिशा को बदल देता है। शिक्षा ही नए राष्ट्र का, नई विचारधारा, अवनीति, धर्म अधर्म, पाप पुण्य का कारण बनता है। तो ये वामपंथी विचारधारा दिल्ली वासियों के बच्चों में पिरोई जा सके, वहां के विद्यार्थियों में पिरोई जा सके, सनातनियों को वामपंथी बनाया जा सके, इसी मकसद से आतिशी मारलेना को एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली में बनाया गया था। और अब चीफ मिनिस्टर भी पता नहीं किस मंशा से बनाया गया है, आपको स्वयं इसकी विवेचना करनी होगी। सनातन हितकारी अब आपको एक नए राजनीतिक विकल्प को तैयार करना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी, डेवलप करना होगा, उसको उभारना होगा और उसे उस पद पर पहुंचाना होगा जहां से आपकी पूरी भारतवर्ष में सनातन सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित बनाया जा सके। एक ऐसी तैयारी आपको करनी होगी। और जो मौजूदा नेता है, मौजूदा सांसद विधायक हैं, इनसे क्वेश्चन पुटअप करना मत छोड़िए, इनसे जवाबदेही लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।